हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SBN एजू जोन। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था श्वसन क्या है और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में। मानव का श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। पहला है आपका नासाद्वार, नासा गुहा, ग्रसनी यानी कि फिरिक्स, लिरिक्स, श्वसन नली अथवा ट्रोकिया, श्वसन निकाय, ब्रोंकाई तथा ब्रोंक्यूल, फुसफुस या फेफड़े यानी कि लंग्स। इन सभी अंगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नासाद्वार के बारे में। नासाद्वार यानी कि नोजल या फिर नोज हमारे चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे के एवं दोनों आंखों के बीच उभरी हुई संरचना को नसिका कहते हैं। नसिका के आगे वाले उभरे भाग के इधर उधर दो अंडाकार ब्रह नासा छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नासा द्वार कहते हैं। अगला है हमारा नासा गुहा। नसिका की गुहा को नासा गुहा कहते हैं, जो अस्थि व उपस्थियों की बनी होती है। नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ स्रवित होता है। नासा गुहा में के दीवारों पे दोस्तों जो ये छोटी छोटी महीन बाल होते हैं, ये क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं यानी कि जब वायु को अंदर खींचते हैं, तो वायु में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं क्या होते हैं, उन्हें जो है ये हमारे नाक के हेयर्स क्या करते हैं? रोक लेते हैं। और जो उनसे भी छोटे कण होते हैं, जिन्हें ये नाक के हेयर्स हमारे नहीं रोक पाते हैं, वो क्या होते हैं? जाके श्लेष्म ग्रंथि में जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे क्या होता है? वो चिपक जाता है। अगला हमारा ग्रसनी यानी कि फिरिक्स। नासा गुहा के पीछे की एक नली नुमा संरचना में खुलती है। जो ग्रसनी है वो कहाँ खुलती है? आपकी नासा गुहा के पीछे जो है नली नुमा एक रचना जो होती है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। इसका संबंध मुख से होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? चौराहा है, जहाँ से दो मार्ग निकलते हैं। एक मार्ग घाटी के द्वार यानी कि ग्लूटिस से वायु को फेफड़ों में श्वसन के लिए भेजता है, और दूसरा मार्ग जो है वो क्या करता है? निगल द्वार यानी कि ग्लूटेट से भोजन को आहार नाल में पाचन के लिए भेजता है। इसकी पार्श्वभित्ति में कर्ण की स्टेकियन नलिका यानी कि कैनाल भी खुलती है। अगला है हमारा लिरिक्स। लिरिक्स को हम क्या कहते हैं? स्वर तंत्र के नाम भी कहते हैं। लिरिक्स या स्वर तंत्र श्वसन नली का वह भाग है जहां ग्रसनी ट्रोकिया से जुड़ा होता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। लिरिक्स थोराइड्स, क्रिकॉइड, एरिटोनाइड्स उपस्थिति का बना होता है। इसमें थोराइड सबसे बड़ी उपस्थिति होती है। लिरिक्स में दो स्वर रज्जु यानी कि वोकल्स चार्ट्स भी पाए जाते हैं। ये रज्जु संयोजी ऊतक के तंतुओं द्वारा निर्मित होते हैं। जब वायु इन रज्जुओं से छूकर जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। लिरिक्स के निकट एक पतला पत्ती के समान कपाट होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस उपस्थिति यानी कि कार्टिलेज की बनी होती है। ये एपिग्लोटिस जो होती है दोस्तों, जब हम भोजन को निगलते हैं उस समय क्या करता है? जब भोजन को निगलना होता है तो एपिग्लोटिस घाटी द्वार यानी कि ग्लूटिस को क्या करता है? बंद कर देता है।
जिससे भोजन के टुकड़े ट्रॉकिया अथवा श्वसन नली में नहीं जाते हैं। श्वसन नली अथवा ट्रेकिया। ट्रेकिया लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी व 2.5 सेंटीमीटर गोलाई की एक नली होती है जो 7वें कशेरुक के निकट ग्रसनी से जुड़ी रहती है। ट्रेकिया अर्धचंद्राकार उपस्थिति में छल्लों द्वारा निर्मित होती है। ये छल्ले लिगमेंट द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। ट्रेकिया वक्ष की चौथी अथवा 5वीं कशेरुक के निकट 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक शाखा को श्वसनी अथवा ब्रोंकस कहते हैं। यह अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। यह भी अर्धचंद्राकार छल्लों की बनी होती है। इस पर भी श्लेष्मा झिल्ली का स्तर होता है, जिसके कारण ब्रोंकस की दीवार नम बनी रहती है। वायु में आने वाले धूल के कण व जीवाणु इसमें फंस जाते हैं और फेफड़ों तक नहीं पहुंचते। नेक्स्ट अंग है हमारा श्वसनिकाएं, ब्रोंकाई अथवा ब्रोंक्यूल्स। एक बार हम फिगर्स में पहले इन सारे अंगों को आपको फिर से दिखा देते हैं। हमने अभी तक के जो है अपने श्वसन अंगों में जो डिस्कस किया, नासा गुहा के बारे में डिस्कस किया था, नासा द्वार के बारे में डिस्कस किया था, ग्रसनी यानी कि ग्रसनी के बारे में डिस्कस किया था, श्वसन नली यानी कि ट्रेकिया के बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया। ट्रेकिया दोस्तों जो होता है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में। अब यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिगर में, श्वसन नली जो है दोस्तों, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ये ट्रेकिया जो है ग्रसनी से जुड़ी होती है और ये ट्रेकिया आगे चलकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसमें से आपकी एक शाखा दाएं लंग्स में और एक बाएं लंग के साथ चली जाती है। जब ये जहाँ से ये 2 शाखाओं में विभक्त होती है दोस्तों, उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई कहते हैं। और ये ब्रोंकाई जब आगे चल के और कई शाखाओं में जो छोटे छोटे विभक्त हो जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इस ब्रोंक्यूल्स में जो है दोस्तों छोटे छोटे जो है बैलून के नुमा के जो है गुच्छे होते हैं जिसे हम वायुकोश कहते हैं। इनमें ही जो है ऑक्सीजन आपकी क्या होती है, भरी होती है। और यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है फिर वो ब्लड की सहायता से पूरे जो है शरीर में जाती है। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, अब हमने श्वसन नली यानी कि ट्रेकिया के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम जो डिस्कस करेंगे जहाँ से 2 शाखाओं में बट गई, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट अंग हमारा क्या है, श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंकाई तथा ब्रोंक्यूल्स। प्रत्येक ब्रोंकस अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर से बताया कि जैसी ट्रेकिया 2 शाखाओं में विभक्त होती है, एक आपकी दाएं लंग्स में और एक आपकी बाएं लंग्स में, जब 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई जो है आगे चल के और कई महीन शाखाओं में विभक्त होते क्या हो जाता है, वो ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। ब्रोंक्यूल और भी अधिक महीन शाखाओं में विभाजित होकर श्वसन ब्रोंक्यूल्स यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाती है। ये भी पुनः 2 से 11 शाखाओं में विभाजित होकर कुपिका वाहिनियाँ यानी कि एल्वेओलर डक्ट्स बनाती है। प्रत्येक कुपिका वाहिनी का अंतिम सिरा फूलकर छोटे से कोश में समाप्त होता है। इन कोशों को कुपिका कोश यानी कि एल्वेओलर सैक कहते हैं। प्रत्येक कुपिका कोश में अनेक छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, जिनको वायुकोश यानी कि एयर सैक अथवा कुपिकाएं एल्वेओली कहते हैं। वही जो वायुकोश थे, जो बैलून के आकार को, जिसमें ऑक्सीजन आपकी जाके एकत्र हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एल्वेओली कहते हैं। कुपिकाओं के कारण फेफड़े स्पंजी होते हैं। कुपिकाओं से स्पंजी ऊतक मिलते हैं तथा इनकी दीवार पर पल्मोनरी धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी तथा पल्मोनरी सिरा यानी कि पल्मोनरी वेंस से संबंधित कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। इन कोशिकाओं द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है।
नेक्स्ट हमारा अंग है श्वसन तंत्र का फुसफुस या फेफड़े यानी कि लंग्स। फेफड़ों को आवश्यक अंगों में सम्मिलित किया जाता है। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े वक्षगुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े स्पंजी, कोमल व हल्के गुलाबी रंग के होते हैं तथा ट्रेकिया द्वारा ग्रसनी से जुड़े रहते हैं। वक्षगुहा का निर्माण मेरुदंड, स्टर्नम, पसलियों तथा डायफ्राम द्वारा होता है। फेफड़े दोहरी झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं। इन झिल्लियों को फुसफुस आवरण यानी कि पल्मोरा कहते हैं। दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान को प्लूरल गुहा यानी कि प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसके मध्य लसिका द्रव भरा रहता है। यह द्रव दोनों झिल्लियों को एक दूसरे से पृथक रखता है तथा फेफड़ों को नम रखकर उन्हें फूलने में सहायता देता है। अब हम जानेंगे श्वसन प्रक्रिया के बारे में। अभी तक के हमने जो है श्वसन तंत्र में जितने भी अंग भाग लेते हैं, हम उन अंगों के बारे में जाना एक एक करके। अब हम देखेंगे ये प्रक्रिया जो है किस तरीके से, यानी पूरी श्वसन प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वसन नली, श्वसनिकाय और फेफड़े, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब हम इसकी क्रियाविधि को जानेंगे। अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन यानी कि इंस्पायरेशन के टाइम्स में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन वायु नासाद्वार से होकर, जो हमारा पहला अंग था, नासाद्वार से होकर नासागुहा में प्रवेश करती है। फिर नासागुहा से होते हुए कहाँ आती है? वायु ग्रसनी में पहुँचती है। ग्रसनी से होते हुए यह वायु आपकी श्वसन नली की दोनों शाखाओं यानी कि दाएं श्वसनी एवं बाएं श्वसनी के द्वारा दाएं एवं बाएं फेफड़े में जाती है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वक्षगुहा में स्थित होते हैं, जिससे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशी परत डायफ्राम होती है। डायफ्राम अंतः श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन के समय नीचे की ओर गति करती है। अब यहाँ पर जो है ये अंग भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर ये आपके लंग्स हैं, दायां और बायां, जहाँ पर ये नीचे आपका जो है ये क्या है? डायफ्राम है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर गति करने लगता है। और जब हम ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ली हुई ऑक्सीजन है, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के हम उसको बाहर निकालते हैं तो पसलियाँ क्या होती है? अंदर की ओर गति करना छोड़ती है और डायफ्राम क्या होता है? ऊपर की ओर गति करना स्टार्ट कर देता है। ये आपका डायफ्राम है ऊपर की तरफ। डायफ्राम जो होता है क्या होता है? अंतः श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन के समय नीचे की ओर गति करता है जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वक्षगुहा का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। आप कभी इस चीज़ को अनुभव करते होंगे कि जब भी आप सांस अंदर को खींचते हैं तो आपके क्या होते हैं? फेफड़े का जो आयतन होता है वो क्या होता है? वक्षगुहा में बढ़ जाता है और वायु क्या होती है? फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और एक्सपायरेशंस के समय में क्या होता है? पसलियाँ नीचे अंदर की ओर गति करने लगती है और डायफ्राम क्या होता है? ऊपर की ओर पूर्ण स्थिति में अपने आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे जो है वक्षगुहा फैलता और सिकुड़ता है। इंस्पायरेशन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विघटित कर देता है। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसका उपयोग जैविक क्रियाओं, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि में होता है। इसी ऊर्जा के कारण ही हम अपने सभी दैनिक कार्य कर पाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका में होती है, अतः इसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन या फिर सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के कुछ महत्व के बारे में जान लेते हैं। इसका महत्व क्या है? कोशिकाओं को जीवित रखने का कार्य जो है करते हैं, ये दहन का कार्य करता है, शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है।
दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।